Hello everyone, welcome back to my channel The Literature Room by सोनू। I am your mentor सोनू राठौड़ और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा 5th और न्यू चैप्टर जिसका नाम है 1 सेंटीमीटर, जिसे लिखा है चाइनीज राइटर बीशू मिन ने। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी औरत का स्ट्रगल जो कि एक सिंगल मदर है, फाइनेंशियली काफी सफर कर रही है, साथ ही साथ वो उन पैसों की कमी की वजह से अपने बेटे के सामने गलत एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहती। वो कोई चीटिंग नहीं करना चाहती, कोई डिसऑनेस्टी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका ये मानना है कि जो चीजें मैं अपने बेटे के सामने करूंगी उन्हीं एक्शंस को वो फॉलो करेगा और लास्ट में उन्हीं चीजों को वो अडेप्ट करेगा अपनी लाइफ में। तो वो काफी कोशिश करती है अपनी लाइफ को एक वेल मैनर्ड तरीके से जीने की और अपने बेटे के सामने आइडियल मदर बनने की। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है जब एक बार वो अपने बेटे को एक टेम्पल में घुमाने के लिए ले जाती है। वहां पर टिकट की वजह से एक इशू हो जाता है और उस वजह से काफी बड़ा हंगामा हो जाता है, जिसकी वजह से सारी पब्लिक उसको जज करने लगती है। साथ ही साथ उसका बेटा भी उससे नाराज हो जाता है और वो भी उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद फाइनली ताओ यिंग अपने उस एक्शन को जस्टिफाई करती है, अपने आप को सही प्रूव करती है और अपने बेटे की नजरों में अच्छी बन जाती है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही माँ बेटे के बारे में है जिसमें माँ का नाम होता है ताओ यिंग और बेटे का नाम होता है शियो ये। ये एक चाइनीज स्टोरी है जिसको आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो 3 पॉइंट्स में रहने वाला है। सबसे पहला पॉइंट जो आज हम यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं वो पॉइंट है ताओ यिंग्स क्लेवर नेचर एंड डेली स्ट्रगल। इस चैप्टर की जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है ताओ यिंग, जो कि एक सिंगल मदर है, जो अकेले ही अपने बेटे को पाल रही है। यहाँ पे उनका नेचर कैसा है, बाय नेचर वो एक कैसी मदर है, क्या वो क्लेवर है या वो इमोशनल है, ये सब हम देखेंगे। और डेली लाइफ में उनको स्ट्रगल कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एक सिंगल मदर होने के नाते। तो इन्हीं चीजों को अपन डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। The story begins by introducing Tao Ying as a practical, financially careful woman. इस चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो वहां पे ताओ यिंग का डिस्क्रिप्शन आता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ताओ यिंग का डिस्क्रिप्शन आता है जहां पे ताओ यिंग को बताया गया है प्रैक्टिकल मदर के तौर पे। वो काफी प्रैक्टिकल है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है चीजों को लेके, काफी सोच समझ के प्रैक्टिकल माइंड के साथ चीजों से डील करती है। साथ ही साथ वो फाइनेंशियली काफी केयरफुल भी है, मतलब पैसों को भी काफी सोच समझ के खर्च करती है। बिकॉज शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ अ फैमिली। उसके घर में वो अकेले ही इनकम का सोर्स है, जिसे खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है उन्हीं पैसों में और अपने बेटे को भी पालना होता है। तो यहाँ पर वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा केयरफुल है, पैसों को काफी सोच समझ के खर्च करती है। Whenever she travels alone on the bus, she often avoids buying a ticket because she feels that one passenger less would not reduce the bus expenses anymore. जब भी ताओ यिंग बस में अकेले सफर करती है, अकेले ट्रेवल करने से यहाँ पर मतलब है अपने बेटे के बिना, जब भी वो अपने वर्क प्लेस पे जाती है या उस जगह जाती है जहाँ पर वो काम कर रही है, तो वहां पर वो बस में अक्सर अवॉइड करती है टिकट खरीदना। मतलब कई बार वो टिकट खरीदती भी नहीं है। उसके पीछे इसका लॉजिक ये है कि उसका ये मानना है कि अगर एक पैसेंजर कम इस बस के अंदर गिना जाएगा, मतलब अगर एक पैसेंजर से किराया नहीं लिया जाएगा, तो इससे बस के ऊपर होने वाले खर्चों में कोई कमी नहीं आएगी। बस में उतना ही पेट्रोल यूज होगा, बस के कंडक्टर ड्राइवर को उतनी ही सैलरी मिलेगी, बस को हर एक स्टॉप पे रुकना पड़ेगा जैसे कि वो वैसे भी रुकती। तो यहाँ पर अगर एक पैसेंजर कम यहाँ पे किराया देगा तो इससे बस के ऊपर होने वाले खर्चों में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये उसका लॉजिक था और इसी लॉजिक के चलते वो कई बार बस का किराया नहीं देती थी, बस में ट्रेवल करने के लिए टिकट नहीं खरीदती थी। The bus would still stop at every station, the driver and the conductor would still work and the same amount of petrol would still be used. उसका ये मानना था कि जो बस है उसको वैसे भी हर एक स्टेशन पे रुकना पड़ेगा, चाहे मैं इस बस में चढ़ूं या ना चढ़ूं, तो मेरे किराया देने या ना देने से कोई चेंज नहीं आने वाला है। इस बस में ड्राइवर और कंडक्टर को उतना ही काम करना पड़ेगा अगर मैं इस बस में हूं या ना हूं। मतलब कंडक्टर को सभी पैसेंजर से किराया लेना पड़ेगा, ड्राइवर को अपनी बस ड्राइव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर एक पैसेंजर कम किराया देता है तो यहाँ पर इस चीज से बस के ऊपर होने वाले खर्चों पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा और बस के अंदर यूज होने वाला पेट्रोल भी उतना ही रहेगा। मतलब किसी एक पैसेंजर के किराया देने या ना देने से बस के अंदर खर्च होने वाले पेट्रोल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। बस में उतना ही पेट्रोल यूज होगा अगर वो बस में ना चढ़ती तो भी। तो इसी रीजन की वजह से, इसी लॉजिक की वजह से वो कई बार बस के अंदर टिकट नहीं खरीदती थी। स्पेशली कब, जब वो बस के अंदर अकेले ट्रेवल कर रही है, उसका बेटा उसके साथ नहीं होता उन दिनों में। दिस थिंकिंग शोज हर हैबिट ऑफ जस्टिफाइंग स्मॉल थिंग्स इन डेली लाइफ। तो उसकी ये जो थिंकिंग है कि अगर एक पैसेंजर इस बस में कम किराया देगा
तो इससे बस के ऊपर होने वाले खर्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्राइवर और कंडक्टर को उतना ही काम करना पड़ेगा। इस बस को हर एक स्टॉपेज पे रुकना पड़ेगा। इस बस में उतना ही पेट्रोल यूज होगा जितना कि वैसे भी होता। तो ये उसकी जो सोच है, ये उसकी उस आदत को दिखाती है, हैबिट को दिखाती है कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी हरकतों को जस्टिफाई करती है। ताओ यिंग इज ऑल्सो शोन एज ऑब्जर्वेंट एंड एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर, चतुर, चालाक। तो ताओ यिंग की दूसरी क्वालिटी यहाँ पे मेंशन हो रही है। यहाँ पे ताओ यिंग को काफी ऑब्जर्वेंट, मतलब काफी ऑब्जर्व करने वाला, काफी अटेंटिव, चीजों को ध्यान से नोटिस करने वाली, अवलोकन करने वाली और काफी चतुर चालाक लेडी के तौर पे पोर्ट्रे किया है। शी स्टडीज द कंडक्टर्स बिहेवियर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू पे। वो बस में चढ़ने के बाद उस बस का जो कंडक्टर होता था, उस कंडक्टर के बिहेवियर को काफी ध्यान से नोटिस करने, ये डिसाइड करने से पहले कि क्या उसको पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इफ द कंडक्टर अपीयर्स स्ट्रिक्ट और रेस्पॉन्सिबल, शी बाइज द टिकट इमीडिएटली। नोटिस करने के बाद अगर उसको ऐसा लगता कि उस बस का जो कंडक्टर है काफी स्ट्रिक्ट लग रहा है, अपनी ड्यूटीज को लेके काफी रिस्पॉन्सिबल लग रहा है, तो वो ऑन द स्पॉट इमीडिएटली टिकट खरीद लेती है, टिकट के लिए पैसे दे दिया करती थी। बट इफ ही सीम्स कैजुअल और केयरलेस, शी अवॉइड्स पेइंग, ट्रीटिंग हिज एज अ पनिशमेंट फॉर हिज नेग्लिजेंस एंड अ बेनिफिट फॉर हरसेल्फ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर वो कंडक्टर उसको कैजुअल लगता और काफी केयरलेस लगता कि वो अपनी ड्यूटी को लेके सीरियस नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि पैसेंजर से किराया लेना है या नहीं लेना, और काफी कैजुअली, काफी नॉर्मली बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे ताओ यिंग जो है वो अवॉइड कर देती पेमेंट करना, टिकट खरीदना, क्योंकि यहाँ पर वो टिकट ना खरीदने को एक पनिशमेंट के तौर पे ट्रीट करती इस कंडक्टर के नेग्लिजेंस के लिए। इस कंडक्टर का जो अवॉइडिंग नेचर है, जो केयरलेस नेचर है, उसके लिए ये पनिशमेंट है कि इस लेडी ने टिकट नहीं खरीदी, और साथ ही साथ ताओ यिंग के लिए ये बेनिफिट के तौर पे काम करता। तो यहाँ पे ताओ यिंग काफी एस्ट्यूट है, काफी क्लेवर और ऑब्जर्वेंट है। वो ध्यान से कंडक्टर का नेचर ऑब्जर्व करती। अगर वो रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रिक्ट और अटेंटिव लगता तो वो हाथों हाथ टिकट खरीद लेती। ऑन दी अदर हैंड, अगर उसको लगता कि कंडक्टर काफी नॉर्मल और कैजुअल वे में बिहेव कर रहा है, तो वो टिकट नहीं खरीदती, और टिकट ना खरीदने को वो जस्टिफाई इस तरीके से करती कि ये इस कंडक्टर के अवॉइडिंग नेचर के लिए एक पनिशमेंट है और साथ ही साथ मेरे लिए एक बेनिफिट के तौर पे काम करेगा। ताओ यिंग हैज अ डिफिकल्ट वर्किंग लाइफ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो अपन ताओ यिंग की लाइफ के बारे में जान रहे हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में समझ रहे हैं, वो ये है कि ताओ यिंग की जो वर्किंग लाइफ थी वो काफी डिफिकल्ट थी। ऑफ कोर्स शी वाज अ सिंगल मदर, तो अपने बेटे को पालन पोषण करने के लिए, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए उसको काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था। तो उसकी वर्किंग लाइफ काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी। She works as a cook in a factory canteen, spending long hours beside an open fire baking sesame wheat cakes. बाय प्रोफेशन वो क्या करती थी? एक फैक्ट्री के कैंटीन के अंदर वो कुक का काम किया करती थी, जहाँ पर काफी समय वो आग के सामने बिताती थी। उस आग के अंदर वो सेसेमे और व्हीट के जो केक्स होते हैं उनको बेक किया करती थी, उनको पकाया करती थी। तो यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद वो कुछ पैसे कमा पाती थी, इसीलिए उसकी वर्किंग लाइफ काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी। दिस डिटेल हाईलाइट्स हर एग्जॉस्टिंग ब्लू कॉलर लाइफ स्टाइल एंड फाइनेंशियल लिमिटेशंस। ये जो डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है, इससे हमें पता चलता है कि ताओ यिंग की जो लाइफस्टाइल है वो ब्लू कॉलर थी। ब्लू कॉलर का मतलब होता है एक मजदूर की, एक श्रमिक की, एक वर्कर की लाइफ थी उसकी, और ये काफी ज्यादा एक्सॉस्टिंग थी, काफी ज्यादा टायरसम थी। मतलब उसको काफी थका देने वाला काम था ये। सुबह से शाम तक उसको काफी ज्यादा मजदूरी करनी पड़ती थी थोड़े से पैसे कमाने के लिए, और इसी वजह से उसकी ज्यादा इनकम नहीं हो पाती थी, और फाइनेंशियल लिमिटेशंस का हमेशा उसको सामना करना पड़ता था। मतलब पैसों की हमेशा एक शॉर्टेज, एक तंगी उसकी लाइफ में बनी रहती थी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है, जिसमें हमने देखा कि ताओ यिंग बाय नेचर एक कैसी मदर है। वो काफी क्लेवर, काफी एस्ट्यूट, फाइनेंशियली केयरफुल। वो बिना सोचे समझे पैसे खर्च नहीं करती, बिकॉज शी अंडरस्टैंड द रियलिटी दैट शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ हर फैमिली एंड शी हैज टू टेक केयर ऑफ बोथ हरसेल्फ एंड हर चाइल्ड एज वेल। वो एक ब्लू कॉलर वर्कर है जो एक फैक्ट्री के कैंटीन के अंदर काम करती है, और डेली लाइफ में उसको फाइनेंशियल लिमिटेशंस का, फाइनेंशियल स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में फर्स्ट पॉइंट से क्लियर हो जाती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट, मदरहुड, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी येज इनोसेंस। इस पॉइंट में अपन डिटेल में देखने वाले हैं कि ताओ यिंग अपनी मातृत्व की भावना, अपना जो मदर के तौर पे एक लव होता है अपने बच्चे के लिए, वो कैसे शो करती है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे कैरी ऑन करती है। और यहाँ पे उसका जो बेटा है शियोये, वो कितना इनोसेंट है, और उसका जो बेटा है शियोये वो चीजों को कैसे नॉर्मल तरीके से समझता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी इनोसेंट है, वो सारी चीजें अपने इस पॉइंट में देखेंगे। So let's begin. The atmosphere changes when Tao Ying boards the bus with her son Shiyoye. Then she decides to take her son for a picnic in a temple. तो
तो यहाँ पे ताओयिंग का जो डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा था हमें पहले, उससे एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो जाता है जब ताओयिंग बस पे चढ़ती है अपने बेटे शियोये के साथ। मदर का नाम है ताओयिंग और उसके बेटे का नाम है शियोये। तो अपने बेटे शियोये के साथ ये बस में चढ़ती है क्योंकि यहाँ पर ताओयिंग ने डिसाइड किया था कि वो अपने बेटे को पिकनिक पर लेके जाएगी एक मंदिर के अंदर घुमाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको एक फ्री टिकट मिली थी अपने किसी फ्रेंड से। तो यहाँ पर वो डिसाइड करती है और अपने बेटे को लेकर बस में आ जाती है। As she enters the bus, her jacket gets trapped in the closing bus door and balloons behind her like a tent before she finally frees herself. Such a humorous moment takes place. जब वो उस बस के अंदर चढ़ती है अपने बेटे के साथ, तो उसका बेटा पहले चढ़ जाता है और वो बाद में चढ़ती है। तो इसी टाइम पे एक काफी कॉमेडी सीन वहां पे आकर हो जाता है, कॉमेडी सीन वहां पे हैपन होता है। वो सीन ऐसा था कि जैसे ही ताओयिंग बस में चढ़ती है तो उसका जो जैकेट है वो बस के बंद होते हुए दरवाजों के बीच में फंस जाता है, और जैसे ही बस चलना स्टार्ट कर देती है तो ऑफ कोर्स उसकी उस जैकेट के अंदर हवा भर जाती है बस के चलने की वजह से, और वो जैकेट जो है वो बैलून की तरह फूल जाता है, टेंट की तरह फूल जाता है पीछे की तरफ। तो ये कॉमेडी, एक ह्यूमरस इंसिडेंट वहां पे होता है। फाइनली वो काफी एफर्ट्स लगा के अपने उस जैकेट को फ्री करती है, उस गेट के बीच में से निकालती है और बस में आगे की तरफ जाके अपने बेटे के पास खड़ी हो जाती है। दिस पॉइंट हाईलाइट्स शियोये's innocent understanding of rules and ताओयिंग's deep maternal emotions। ये जो हमारा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर इस चीज को हाईलाइट किया है कि शियोये, ताओयिंग का जो बेटा है शियोये, वो काफी इनोसेंटली चीजों को अंडरस्टैंड करता है, काफी बेसिक लेवल पे नियमों को काफी बेसिक लेवल पे वो समझता है। और ताओयिंग जो है वो कितना ज्यादा मैटरनल इमोशंस अपने बेटे के लिए फील करती है, मतलब माँ के तौर पे जो प्यार होता है, जो इमोशन होता है वो अपने बेटे के लिए फील करती है। ये सारा डिस्क्रिप्शन हमको इस पॉइंट में देखने को मिलेगा। शियोये एक्साइटेडली आस्क्स फॉर टिकट बिकॉज विदाउट फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज इट डजंट फील लाइक अ प्रॉपर बस राइड। अब शियोये और ताओयिंग जैसे ही बस में चढ़ते हैं तो शियोये मतलब ताओयिंग का बेटा काफी एक्साइटेड होके अपनी माँ से टिकट्स के बारे में पूछता है कि क्या आपने टिकट्स खरीद ली, या आप मुझे टिकट्स दे दो ताकि मैं इस कंडक्टर को दिखा दूं। क्योंकि जब तक बच्चा इस तरह की छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज को फॉलो नहीं करता तब तक बच्चे के लिए ये बस राइड एक प्रॉपर बस राइड नहीं होती है। तो बच्चे ज्यादा बिलीव करते हैं फॉर्मेलिटीज के अंदर, नियमों को मानने में, छोटी छोटी बातों को फॉलो करने में। तो यहाँ पर वो अपनी माँ से टिकट्स के बारे में पूछता है। चिल्ड्रन वैल्यूज रिचुअल्स एंड फेयरनेस मोर सीरियसली देन एडल्ट्स, क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है कि वो नियमों को, परंपराओं को, जो भी रिवाज है, जो भी सही तरीके से काम करने के जो नियम होते हैं, उनको ज्यादा क्लोजली, ज्यादा सीरियसली फॉलो करते हैं बजाय अडल्ट्स के। अडल्ट्स जो है वो कभी कभी इन चीजों को स्किप कर जाते हैं, लेकिन बच्चे जब तक इन नियमों को फॉलो नहीं करते तब तक उनके लिए वो चीज एक प्रॉपर चीज नहीं होती। तो यहाँ पे शियोये काफी एक्साइटेड होकर अपनी माँ से टिकट्स के बारे में पूछता है। देन कम्स अ डिटेल्ड फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ शियोये। His dry, fluffy hair and fragile appearance make Taoying worry about him lovingly. अब जैसे ही शियोये अपनी माँ से टिकट्स के बारे में पूछता है तो उसकी माँ की नजर अपने बेटे के फिजिकल अपीयरेंस पे पड़ती है। शारीरिक तौर पे उसका बेटा कैसा दिखता है वो क्लोजली अपने बेटे को ऑब्जर्व करती है। वो देखती है कि उसके बेटे के जो बाल हैं काफी ड्राई हैं और काफी फ्लफी है। फ्लफी मतलब काफी फूले हुए उसके बाल है, ऊपर की तरफ फूले हुए उसके बाल है और काफी ड्राई भी है। और उसका जो अपीयरेंस है काफी फ्रेजाइल है, मतलब शरीर में काफी कमजोर है, वो फिजिकली काफी वीक है, काफी कमजोर है वो दिखने में। तो जब ताओयिंग अपने बेटे का ऐसा अपीयरेंस, ऐसा लुक देखती है तो वो काफी ज्यादा चिंता करने लग जाती है, वरी करने लग जाती है अपने बेटे के बारे में लविंगली। मतलब वो अपने बेटे से प्यार तो काफी ज्यादा करती है, लेकिन जब वो अपने बेटे के फ्लफी और ड्राई हेयर देखती है, उसका कमजोर सा अपीयरेंस देखती है, फिजिकल उसका अपीयरेंस देखती है, तो काफी ज्यादा उनको चिंता होने लग जाती है। She remembers that although she saves money everywhere else, she has never compromised on her son's food and health. उस बात को रिकॉल करती है कि हालांकि फाइनेंशियल काफी केयरफुल है, काफी एस्ट्यूट है, वो चीजों पे काफी ध्यान देती है, पैसों को काफी सोच समझ के खर्च करती है, जहां पर भी वो 2 पैसे बचा सकती है वहां पर वो बचाती है। फिर भी उसने अपने बेटे की हेल्थ और खाने के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, वहां पर उसने कोई भी पैसा सेव करने के बारे में नहीं सोचा। तो अगर उसने खुल के अपने बेटे के खाने के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर खर्चा किया है तो आज उसका बेटा इतना फ्रेजाइल क्यों लगता है, इतना लीन एंड थिन क्यों लगता है, वो इस बारे में टेंशन कर लेती है, सोचने लग जाती है। Yet his untidy hair still troubles her emotionally. अभी भी ताओयिंग की नजर अपने बेटे के उन उलझे हुए फ्लफी और ड्राई बालों पे ही थी, तो वो इमोशनली काफी ट्रबल करते हैं, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब अंदर ही अंदर अपने बेटे के फिजिकल अपीयरेंस को देख के और उसके बालों को देख के, उसकी थिन एंड लीन कंडीशन को देख के इसको काफी ज्यादा चिंता होती है और वो काफी इमोशनल फील करने लगती है। A deeply symbolic moment appears when Taoying touches the soft opening of her son's skull.
यहाँ पे एक बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट आता है। सिंबॉलिक का मतलब होता है एक ऐसा चीज या एक ऐसा आइडिया या एक ऐसा फैक्ट जो हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उस फैक्ट से बिल्कुल हटके उसका मीनिंग है। मतलब किसी और आइडिया को, किसी और चीज को पोर्ट्रे करने के लिए किसी एक्ट का यूज किया गया है। तो काफी सिंबॉलिक मोमेंट हमारे सामने आता है। वो मोमेंट ये है कि ताओयिंग अपने बेटे के पास आती है और अपने बेटे की खोपड़ी में जो ऊपर की तरफ एक सॉफ्ट ओपनिंग होती है उसको टच करती है। कहने का ये मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर का ये ऊपर का भाग, यहाँ पर एक स्पेस होता है थोड़ा सा, मतलब ये उसकी खोपड़ी हड्डी से कवर नहीं होती है और ये पार्ट धीरे धीरे कवर होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे ये पार्ट कवर होता है। यहाँ पे स्किन तो होती है, अंदर हड्डी का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता है। वो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है उसके साथ साथ वो होता है। अपने बच्चे की खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा वो टच करके देखती है जहाँ पे काफी सॉफ्ट ओपनिंग थी, मतलब वो स्पेस उसका फिल हो रहा था अभी धीरे धीरे, तो उस हिस्से को वो टच करके देखती है। अब ये हिस्सा उसके लिए क्या सिंबलाइज करता है? She imagines it as the door to life, fearing that if it remains open, the outside world may somehow flow into him. उसको ये सॉफ्ट ओपनिंग जिंदगी के दरवाजे जैसा महसूस होता है। उसको ऐसे लगता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर इसी हिस्से से सारे आइडियाज, लाइफ के बारे में थॉट्स, आइडियाज, थिंकिंग्स, ये सारी चीजें इसी दरवाजे से होके किसी भी पर्सन के अंदर एंटर होती है। और उसको ये डर लगने लगता है कि अगर मेरे बेटे का ये हिस्सा फिल नहीं होता, अगर ये ओपनिंग फिल नहीं होती है और ये खुली रह जाती है, तो बाहर की दुनिया में जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी नेगेटिव आइडियाज हैं, जो भी नेगेटिव क्वालिटीज है, वो सारी की सारी मेरे बेटे के अंदर फ्लो कर देंगी, मतलब बह के आ जाएंगी। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि शियोये की खोपड़ी की जो स्मॉल ओपनिंग है ये सिंबलाइज करती है डोर टू लाइफ। इसको ताओयिंग जिंदगी का एक दरवाजा समझ लेती है, जहां से वो देखती है कि दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, सारी की सारी चीजें मेरे बेटे के दिमाग में भर जाएगी अगर ये दरवाजा बंद नहीं हुआ तो। दिस रिफ्लेक्ट्स अ मदर्स एक्सट्रीम प्रोटेक्टिवनेस एंड इमोशनल सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हर चाइल्ड। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर के हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक मदर मतलब ताओयिंग जो है वो अपने बेटे के लिए कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रही है। उसकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस और साथ ही साथ भावनात्मक रूप से उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसकी जो संवेदनशीलता है, वो हमारे सामने रिवील होती है। क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा कभी होता नहीं है कि इस दरवाजे से होके लाइफ या दुनिया की सारी जो नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है वो किसी बच्चे के अंदर भर जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो इतना ज्यादा क्लोजली अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर रही है, इतनी ज्यादा टेंस्ड है अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, तो यहाँ पे उसकी वो ओवर प्रोटेक्टिविटी को दर्शाता है और ओवर सेंसिटिविटी को दर्शाता है कि वो अपनी बेटी को लेके कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। At this moment, Taoying realizes an important truth. Although she may feel insignificant in society, she means everything to her son. To Shiyoye, she is the center of the universe. इसी मोमेंट पे ताओयिंग को ये रियलाइज होता है कि हालांकि सोसाइटी के अंदर उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, सोसाइटी के अंदर उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रिच नहीं है, वेल्दी नहीं है, सोसाइटी में उसका कोई सिग्निफिकेंट प्लेस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये याद आता है कि वो अपने बेटे के लिए सब कुछ है, मतलब अपने बेटे के लिए वो पूरा वर्ल्ड है। तो उसको यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट, काफी इंपॉर्टेंट फील होता है कि ऑफ कोर्स जिस वर्ल्ड में, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहां पर मेरी कोई वैल्यू नहीं, वहां पर मेरी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए मैं पूरा वर्ल्ड हूँ, पूरा यूनिवर्स हूँ और यूनिवर्स उसका मेरे अंदर ही समाया हुआ है। मतलब मेरे बेटे के लिए मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और मैं अगर इस वर्ल्ड में सरवाइव कर रही हूँ, जो भी एफर्ट्स कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की अपब्रिंगिंग के लिए, अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। तो ये आइडिया उसके माइंड में रिवील होते हैं, जो कि उसके इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्शन को दिखाते हैं और एक प्रोटेक्टिविटी, सेंसिटिविटी को दिखाते हैं अपने बेटे के बारे में। दिस रियलाइजेशन fills her with responsibility and strengthens her desire to become the perfect, flawless and ideal mother. तो जब ताओयिंग को ये फैक्ट रियलाइज होता है कि ऑफ कोर्स सोसाइटी में उसकी जो पोजीशन है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो वेल्दी नहीं है, रिच नहीं है, वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है बाकी लोगों के लिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो अपने बेटे के लिए सब कुछ है, वो अपने बेटे के लिए पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स है और उसको अपने बेटे के लिए ही जीना है। तो यहाँ पे इस रियलाइजेशन की वजह से, इस फीलिंग की वजह से उसके मन में और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ जाती है कि मुझे और ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाना होगा, ताकि मेरा बेटा जो मुझे अपना सब कुछ मानता है उसके लिए मैं सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकूं, अच्छे से उसको ग्रो अप कर सकूं। और यही फैक्ट, यही रियलाइजेशन उसकी इस डिजायर को, उसकी उस इच्छा को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है कि उसे अपने बेटे के सामने एक परफेक्ट, बिना कोई गलतियां करने वाली एक आइडियल मदर के तौर पर प्रेजेंट होना है। तो इसी वजह से वो अपने बेटे के सामने काफी परफेक्ट और अच्छा बनने की कोशिश करती है। कमिंग बैक टू द टिकट, Taoying gently measures Shiyoye against the height mark inside the pass.
तो वापस से उस टिकट के इशू पे आते हैं। जब शियो ये ने अपनी माँ ताओयिंग से पूछा था टिकट्स के बारे में, क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज में, रिचुअल्स में काफी ज्यादा बिलीव करता है और हर काम को सही तरीके से, सारे रूल्स को फॉलो करके करना चाहिए, ये उसका मानना है, क्योंकि वो ऑफकोर्स एक छोटा बच्चा है। तो यहाँ पे टिकट के फैक्ट पे वापस आते हुए ताओयिंग जो है वो उसको प्यार से लेके जाती है बस के उस हिस्से के पास जहाँ पे वो मेजरिंग टेप लगाई गई थी, जहाँ पे बच्चों की हाइट को अपन मेजर कर सकते हैं। वहां पे अपने बेटे की हाइट को मेजर करती है वो। She softly tells him that he is still 1 centimeter too short to need a ticket. और वो बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्टली अपने बेटे को ये बताती है कि अभी उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर कम है रिक्वायर्ड हाइट से। जिस भी हाइट के बाद टिकट्स लेना जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, उस हाइट से 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट अभी भी कम है, इसलिए हमें टिकट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। Her graceful and polite behavior shows her desire to appear cultured and refined in front of her son. तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा ग्रेसफुली, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ मैनर्स के साथ में और काफी पोलाइटली बिहेव करती है अपने बेटे के सामने। उसके इस बिहेवियर से ये साफ पता चलता है कि वो अपने बेटे के सामने काफी कल्चर्ड, सभ्य, वेल मैनर्ड और रिफाइंड, मतलब फ्लॉलेस, बिना किसी गलती के काफी सज्जन बनने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ऑफ कोर्स उसका ये मानना है कि जैसा बिहेवियर मैं अपने बेटे के सामने करूंगी, वैसी ही चीजों को, वैसी ही क्वालिटीज को वो अडेप्ट करेगा अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे वो अपने आप को काफी परफेक्टली शो करना चाहती है, बिना किसी गलती के, बिना किसी फॉल्ट के। सो हियर वी आर डन विद आवर सेकंड पॉइंट, जहाँ पे हमने देखा मदरहुड का पॉइंट। यहाँ पे मदरहुड का पॉइंट हमें इन फैक्ट्स में रियलाइज होता है जब वो अपने बेटे के फ्लफी और ड्राई हेयर, उसका लीन एंड थिन अपीयरेंस देखती है और वो सोचती है कि वैसे तो मैं हर सिचुएशन में पैसे बचाने के बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने बेटे के फूड और हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ पर हमको एक मदर की ओवर सेंसिटिविटी, ओवर प्रोटेक्टिविटी को देखने का मौका मिलता है। सेकेंड आइडिया यहाँ पे रिवील होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी का। तो जब वो अपने बेटे के बारे में सोचती है तो उसको रियलाइज होता है कि हालांकि सोसाइटी में उसकी पोजीशन ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो अपने बेटे के लिए सब कुछ है, उसके लिए वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है। तो उसको काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अभी कैरी ऑन करनी है अपने बेटे को अच्छी लाइफ देने के लिए। तो एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ताओयिंग के अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमने देखा शियो ये's इनोसेंस। शियो ये का जो इनोसेंट बिहेवियर है वो यहाँ पे इस फैक्ट में रियलाइज होता है जब वो टिकट मांगता है अपनी माँ से, बिना इस फैक्ट को रियलाइज करे कि उसकी हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर कम है। क्योंकि बच्चे जो है वो रिचुअल्स में ज्यादा बिलीव करते हैं। बच्चों का ये मानना है कि हमको हर एक छोटे छोटे रूल को फॉलो करना चाहिए और सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे नियमों को लेके शियो ये का एक इनोसेंट बिहेवियर, एक इनोसेंट नेचर हमारे सामने रिवील होता है। तो इस पॉइंट में हम देखने वाले हैं वो छोटा लड़का शियो ये, उसके अपने बारे में सेल्फ रिस्पेक्ट और एक चाइल्डहुड प्राइड जो होता है, जो अपने बारे में रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन और जो प्राइड होता है, जो गुमान होता है, उसके बारे में उसके क्या थॉट्स हैं और उन चीजों को लेके वो कैसे बिहेवियर करता है अपनी माँ के सामने। और एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि उसकी जिद के सामने उसकी माँ किस तरीके से सेक्रीफाइस करती है, उसकी माँ ताओयिंग का क्या रिएक्शन रहता है। सो लेट्स बिगिन। Shiyo Ye insists that he is now tall enough for a ticket and reminds her mother that she had promised him one next time. यहाँ पे शियो ये काफी ज्यादा जिद्दी हो जाता है, काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है, इस बात पे जोर देता है कि अब वो इतना लंबा हो चुका है कि उसके लिए एक टिकट खरीदी जाए। और वो अपनी माँ को याद दिलाता है कि पिछली बार भी जब हम बाहर गए थे तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगली बार जब हम बाहर जाएंगे तो आप मेरे लिए एक टिकट जरूर खरीदोगी। तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा स्टबर्न, काफी जिद्दी तरीके से बिहेव करता है और अपनी माँ को फोर्स करता है कि उसके लिए एक टिकट जरूर खरीदी जाए। His angry reaction reveals how important dignity and recognition are to children. उसका जो यहाँ पे एंग्री रिएक्शन आता है, मतलब उसकी माँ के टिकट ना खरीदने की वजह से शियो ये यहाँ पे काफी एंग्री हो जाता है और काफी जिद्दी तरीके से बिहेव करने लगता है। तो उसकी इस एंग्री रिएक्शन को देख के हमें साफ पता चलता है कि किसी भी बच्चे के लिए उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी और सारी पब्लिक के सामने उसकी जो एक पहचान है, उसकी जो एक आइडेंटिटी है, वो कितना मायने रखती है। यहाँ पे शियो ये एक ऐसे बच्चे के तौर पे बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करना चाहता जिसने टिकट ना खरीदी हो। वो ये चाहता है कि पब्लिक के सामने उसको भी बाकी पैसेंजर्स की तरह ट्रीट किया जाए जो कि टिकट खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे वो अपनी सेल्फ इमेज के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और वो इस फैक्ट को बिल्कुल कंसीडर नहीं करता कि उसको यहाँ पे टिकट खरीदने की जरूरत है भी या नहीं भी। और वो यहाँ पे अपनी मदर की फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल सफरिंग के फैक्ट को बिल्कुल भी कंसीडर ना करते हुए जिद पकड़ लेता है कि उसकी माँ उसके लिए श्योर एक टिकट खरीदे। ताओयिंग इमीडिएटली थिंक्स अबाउट मनी। तो ताओयिंग इमीडिएटली पैसों के बारे में सोचने लग जाती है कि ऑफ कोर्स अगर मुझे अब यहाँ पे एक टिकट खरीदनी पड़ी तो कितने मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे।
20 cents may seem small, but to a struggling working class family, it can buy vegetables and help save household expenses. वो सोचती है कि इस टिकट का जो अमाउंट है वो 20 सेंट्स का है, मतलब अगर मैं शियोये के लिए ये टिकट खरीदती हूँ तो मुझे 20 सेंट्स पे करने पड़ेंगे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसे फैमिली मेंबर के लिए जो कि वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है, जो काफी रिच नहीं है, जो प्रॉस्परस नहीं है, उसके लिए इतने पैसों में वेजिटेबल्स आ सकती है और घर के छोटे मोटे खर्चे भी निकल सकते हैं। तो इस तरीके से बिलोंगिंग टू अ वर्किंग क्लास फैमिली एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ सिंगल मदर, वो इस फैक्ट को कंसीडर करती है कि पैसों को किस तरीके से बचाया जाए। तो वो पैसों के फैक्ट को कंसीडर करती है और सोचती है कि ये अमाउंट ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन सोचती है कि अगर वो इस अमाउंट को खर्च ना करे तो उसके घर के लिए थोड़े दिन के लिए कुछ सब्जियां आ सकती है और घर के छोटे मोटे खर्चे भी निकाले जा सकते हैं। हर प्रैक्टिकल साइड टेल्स हर नोट टू वेस्ट द मनी। तो यहाँ पे काफी प्रैक्टिकल साउंड करती है, वो प्रैक्टिकल होकर सोचती है कि उसको अब यहाँ पे पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, मतलब अपने बेटे के लिए ये 20 सेंट्स का टिकट नहीं खरीदना चाहिए। अगर वो यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचती है, फाइनेंशियली अवेयर वुमन की तरह सोचती है, तो यहाँ पर वो उसी फैक्ट को कंसीडर करती है कि उसको वो पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो एक मदर भी है, वो इमोशनल वे में भी सोचना पड़ता है अपने बेटे की उस डिग्निटी को, उस जिद को पूरा करने के लिए। तो इन दोनों चीजों में से वो कौन सा चूज करती है, लेट्स सी। However, शियोये's hopeful expression changes everything। लेकिन फिर भी शियोये की शक्ल पे जो एक उम्मीद से भरा हुआ एक्सप्रेशन था, वो यहाँ पे ताओयिंग का माइंडसेट बदल देता है, उसकी सोच बदल देता है। मतलब शियोये काफी उम्मीद भरी नजरों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था, होपिंग दैट उसकी माँ अभी जरूर उसके लिए एक टिकट खरीदेगी। तो उसका ये एक्सप्रेशन देख के शायद वहां का माहौल चेंज हो जाता है। The conductor loudly shouts at passengers, creating tension inside the bus. Normally, Tao Ying refuses to buy a ticket after such rude behavior. उसी मोमेंट पे उस बस के अंदर जो कंडक्टर था वो जोर से चिल्लाने लगता है पैसेंजर्स की तरफ, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। पैसेंजर्स जो है वो नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे, काफी भीड़ हो गई थी। तो वो कंडक्टर जो है वो जोर से पैसेंजर्स के ऊपर चिल्लाता है और बस के अंदर एक टेंशन का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है। मतलब कंडक्टर यहाँ पे काफी रूडली बिहेव करता है पैसेंजर्स के साथ में। बाकी दिनों में जब भी ऐसा होता है तो ताओयिंग बिल्कुल भी टिकट नहीं खरीदती। जब भी वो कंडक्टर का ऐसा रूड बिहेवियर देखती है तो वो टिकट खरीदने से मना कर देती है और इसके पीछे कंडक्टर के रूड बिहेवियर का लॉजिक देती है। बट टुडे इज डिफरेंट बिकॉज हर सन्स सेल्फ रिस्पेक्ट इज इन्वॉल्व। लेकिन आज वो बिल्कुल भी उस कंडक्टर के साथ झगड़ा नहीं करती, उससे टिकट खरीदने के लिए मना नहीं करती है, कोई भी आर्गुमेंट या बहस नहीं करती, क्योंकि आज का दिन कुछ अलग था। यहाँ पे इसके बच्चे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान जो है वो यहाँ पर शामिल था। और ऑफकोर्स जैसा मैंने पहले बताया है कि ताओयिंग यहाँ पे अपने बेटे के सामने गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि उसका बेटा आइडियल सन बने, इसीलिए वो भी एक आइडियल वे में, फ्लॉलेस वे में उसके सामने बिहेवियर करना चाहती है। तो हालांकि कंडक्टर के बैड बिहेवियर की वजह से उसको काफी बुरा फील होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो उस आर्ग्यूमेंट को, लड़ाई को अवॉइड करती है, क्योंकि आज उसका बेटा उसके साथ में था और वो कोई भी बैड एग्जाम्पल अपने बेटे के सामने सेट नहीं करना चाहती थी। The conductor declares that Shiyoye is 1 centimeter too short for a ticket। यहाँ पे वो कंडक्टर बहुत जोर से लाउड आवाज में पूरी बस के सामने ये डिक्लेयर कर देता है कि शियोये की जो हाइट है वो रिक्वायर्ड हाइट से 1 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे टिकट खरीदने की कोई भी नीड नहीं है, वो बिना टिकट के ट्रेवल कर सकता है। Hearing this humiliates the child emotionally, making him seem to shrink several centimeters in disappointment। जब शियोये ने कंडक्टर की ऐसी बात सुनी तो वो इस फैक्ट को सुन के काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट फील करता है, सारे पैसेंजर्स के सामने इंसल्टेड फील करता है कि यहाँ पे उसको एक रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, उसको एक पहचान नहीं मिल रही है, और वो एक ऐसे मेंबर की तरह, एक ऐसे पैसेंजर की तरह बस में ट्रेवल करेगा जिसने टिकट नहीं खरीदे। तो इस चीज को सोच करके वो काफी ह्यूमिलेटेड फील करता है, काफी इंसल्टेड फील करता है। और उसकी हाइट तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम थी रिक्वायर्ड हाइट से, लेकिन वो इस बात को सुन के इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, निराश हो जाता है कि वो काफी सारे सेंटीमीटर श्रिंक हो जाता है, अपने आप में सिमट जाता है। मतलब अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड और शर्मिंदा फील करने लगता है कंडक्टर के इस रिमार्क की वजह से। क्योंकि यहाँ पे अगर हम शियोये की मेंटेलिटी समझे तो एक बच्चे के लिए पैसा उतना मैटर नहीं करता है, टिकट उतनी मैटर नहीं करती जितनी कि पब्लिक के सामने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी और उसकी आइडेंटिटी मैटर करती है। तो यहाँ पे बिना टिकट के ट्रैवल करना मतलब उसकी आइडेंटिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था। इसी बात को सोच के वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है और अंदर ही अंदर काफी सेवरल सेंटीमीटर्स वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। At this moment, Tao Ying understands that the issue is no longer about money, but about her child's pride।
अब इस मोमेंट पे अपने बेटे की जिद को देख के और उसका इमोशनल जो एक स्टबर्ननेस है उसको देख के ताओ यिंग को ऑन द इंस्टेंट ये फैक्ट रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे इशू पैसे का नहीं है बल्कि अपने बेटे के प्राइड का है, सेल्फ रिस्पेक्ट का है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडियाज अपीयर हियर। ताओ यिंग रियलाइजेज दैट विद ओनली 20 cents शी कैन परचेज सेल्फ स्टीम फॉर हर सन। यहाँ पे इस पूरे चैप्टर का एक कोर और बेसिक आइडिया रिप्रेजेंट होता है, पावरफुल आइडिया यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। वो आइडिया ये है कि ताओ यिंग को रियलाइज हो जाता है कि सिर्फ 20 cents देकर के वो अपने बेटे के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट खरीद सकती है, सेल्फ स्टीम खरीद सकती है। यहाँ पे ताओ यिंग के बेटे शियो ये को ऐसा लगता है कि वो बिना टिकट के ट्रैवल करेगा तो ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उसकी मदर को ऑन द इंस्टेंट रियलाइज हो जाता है कि अगर वो 20 cents देकर के उसके लिए टिकट खरीद लेती है तो इस तरीके से वो अपने बेटे की सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को खरीद सकती है। शी इमीडिएटली डिक्लेयर्स टू बाय 2 tickets पोलाइटली। वो उसी मोमेंट पे डिक्लेयर कर देती है कंडक्टर के सामने कि वो 2 टिकट्स खरीदना चाहती है, एक अपने लिए और एक अपने बेटे के लिए। शियो ये हैप्पीली ब्लोज ऑन द टिकट्स लाइक अ पेपर विंडमिल, शोइंग हाउ डीपली द स्मॉल एक्ट मैटर्स टू हिम इमोशनली। फाइनली उनको वो दोनों टिकट्स मिल जाती है और वो दोनों टिकट शियो ये के पास होती है। वो उसको अपने मुंह में रख करके ब्लो करने लगता है, मतलब हवा के अंदर उड़ाने लगता है जैसे कि कोई पेपर का विंडमिल हो। जैसे कि अपन पेपर से विंडमिल बनाते हैं, वो खिलौना बनाते हैं जो हवा के अंदर घूमता है, तो उस तरीके से वो उन दोनों टिकट्स को मुंह में डाल के उनको फूंक मारने लगता है, वो ब्लो करने लगता है। और उसका ये एक्ट देख के हमको समझ में आता है कि ये छोटे छोटे जो एक्ट्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं, वो इमोशनली कितना ज्यादा किसी को इम्पैक्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे टिकट ना खरीदना शियो ये के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का और प्राइड का क्वेश्चन बन जाता है। तो इस थर्ड पॉइंट में हमने देखा शियो ये की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में और उसके प्राइड के बारे में कि बचपन में बच्चों का माइंडसेट ऐसा ही होता है कि वो छोटे छोटे एक्ट्स के अंदर, छोटी छोटी चीजों के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम और अपने प्राइड को ढूंढने लगते हैं। उनको ऐसे लगता है कि अगर उनको ये चीज ना मिलेगी तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर एक चोट है, एक आघात है। और इसी वजह से उसकी मदर इस फैक्ट को रियलाइज कर जाती है और लास्ट में उनको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अपने 20 cents जो वो बचा के रखना चाहती थी सब्जियां खरीदने के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए। So, my dear students, we are done with the part first of our chapter 1 centimeter written by Chinese writer Bi Shumin. Like all the other chapters, we will also explain this chapter in 3 points in each video. To understand the whole story of Tao Ying and Xiao Ye, stay connected with us till last. We will meet you in our next video with part 2 of the same chapter. Till then, goodbye and have a nice day. And if you find this video helpful, don't forget to share, subscribe and like. Thank you very much.